This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया गया था। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, लोन, गाड़ी, घर, बिजनेस, राइट, और एडवांस टैक्स और डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सैलरीड, नॉन सैलरीड का, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम दोबारा जो है वो रिपीट होगी। क्वेश्चन करने का स्टाइल क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट, कंप्यूट हिज टैक्स पेएबल, राइट, ये रिक्वायरमेंट है। तो टैक्स पेएबल क्या होता है? आपका टैक्स पेएबल क्या होता है? आपकी टैक्स लाइबिलिटी लेस विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स। तो यहां तक पहुंचते हुए क्या करना है आपको? इसका मतलब अगर ये रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की, तो मुझे पहले कहां पर पहुंचना? टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगी? ये बेस करेगी टैक्सेबल इनकम के ऊपर, और टैक्सेबल इनकम के ऊपर क्या होगा? टोटल इनकम। तो इसका मतलब पहले मुझे टोटल इनकम कैलकुलेट करनी, फिर टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स लाइबिलिटी, और इस तरह से मैं अपने क्वेश्चन की बॉटम तक पहुंचूंगा। दें जी, अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखें। मिस्टर ए हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जी सर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर, ये शायद शुएब भाई हैं जिनका कैमरा ऑन है सर, वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे बच्चे। कैमरा ऑन है जी। शुएब, शुएब, आपको आवाज आ रही है? मुझे क्यों नहीं कैमरा नजर आता? ये हो गया सर, हो गया जी। हो गया सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। चल, वेलकम। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन के अंदर ये आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को रिपीट भी करेगा। मिस्टर ए है, इससे पहले हमें ये पता चला कि ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये डिसाइड करना होगा कि ये क्वेश्चन मेरे पास इंडिविजुअल का है या एओपी का है। अगर इंडिविजुअल का है तो फिर पहले तो सीधा हम चलते जाएंगे, एंड पे जाके देखेंगे कि ये इंडिविजुअल जो है ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, ही हैज जस्ट he was injured and medical facility was provided to him under the contract। उसकी अमाउंट गिवन नहीं, तो उसकी वो तो वैसे भी एग्जाम थी। ठीक, बेसिक सैलरी गिवन है, मेडिकल अलाउंस गिवन है। अगर मेडिकल अलाउंस विद मेडिकल फैसिलिटी के हो तो ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। बेसिक सैलरी वैसे ही टोटली टैक्स है। He was given an option from the company to take house rent allowance of 30,000। कंपनी ने कहा भाईजान आप हमसे 30,000 रुपया पर मंथ ले लें हाउस रेंट अलाउंस, या एक घर ले लें जो हमारी प्रीमिसेस में मौजूद है। He opted to take the premises rather house rent allowance। इसका मतलब ये अकोमोडेशन है, और अगर एग्जाम में नहीं बताया जाएगा तो हम इसको स्मॉल सिटी नहीं लेंगे, यानी 45% वाला रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। अ कंपनी मेंटेन्ड कार वाज गिवन टू हिम फॉर बोथ यूज। इससे क्या मुराद है कि हम 5% यूज करेंगे। ठीक, दिस कार वाज लीज्ड। इससे क्या पता चला कि फेयर मार्केट वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। बैक एट 1.5 मिलियन व्हेन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू वाज 1 मिलियन। यानी वो गाड़ी थी उस वक्त 10 लाख रुपए की, जबकि बैंक ने हमें किस्तों के ऊपर 15 लाख की दी, राइट। तो ये वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, जब ये वैल्यू रेलेवेंट है जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। प्राइस को कंसीडर नहीं करना। रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज दिस एंड डिप्रिसिएशन चार्ज। ये सारी कहानियां हैं, किसी को नहीं लेना, सिर्फ आपने इस इंफॉर्मेशन को पिक करना है। यहाँ से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को पिक करना है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना है। जी बेटा। सर अगर यहाँ रेंट कार की बात होती है तो फिर ये रेंटल ऐड होना है।
नहीं, अगर रेंट ए कार की बात होती कि वो कहता है जी रेंट ए कार वालों से लिया है, तो फिर तो वो जो रेंट था ना, वो रेंट मेरी सैलरी में टोटली टैक्सेबल होता है। उसका तो सिंपल रूल वो यही है, उसका 5 और 10% का असूल नहीं है। अगर गाड़ी एम्प्लॉय को रेंट पे लेके दी जाए, कंपनी की ओनरशिप में ना हो, ना लीज के थ्रू, ना परचेज हो, तो फिर उसका रेंट मेरी सैलरी में टैक्स होगा। और अगर वो गाड़ी बोथ पर्पज में यूज हो जो रेंट पे ली हुई है, तो आप उसका हाफ कर लें, क्योंकि बोथ में है ना, बिजनेस और पर्सनल में, तो उसका फिर हाफ कर लें, ये उसका होगा। फिर है जिसमें लोन, उसने लोन लिया 5 मिलियन ऑन अक्टूबर फॉर 3 ईयर, 3 सालों के उसने लोन लिया 5 मिलियन का। इन जनवरी कंपनी अनाउंसेस अ बोनस ऑफ ₹1 मिलियन इन हिज फेवर, रादर टेकिंग बोनस, उसने बोनस नहीं लिया। ही रिक्वेस्टेड कंपनी टू एडजस्ट फ्रॉम द लोन, उन्होंने कहा जी उसको लोन में से एडजस्ट कर लें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आ गया, इसमें रिसीट की डेफिनेशन भी आ गई, लोन की एडजस्टमेंट की भी आ गई। ही ऑल्सो रनिंग अ शॉप इन हिज लोकेलिटी, इसके अलावा वो साहब क्या करते हैं, वो बिजनेस भी कर रहे हैं। हिज टैक्सेबल बिजनेस इनकम फ्रॉम द शॉप वाज ₹25 लाख। ही इन्वेस्टेड 2 मिलियन इन हिज बिजनेस ऑफ द लोन विच वाज टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और ये जो लोन लिया उसने, उसमें से उसने क्या किया कि 2 मिलियन इधर डाल दिए, बाकी का पता नहीं है, तो उसको हम पर्सनल यूज में लेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये टैक्स आ गया, ये तो मेरा एडवांस टैक्स है, ये कभी भी इनकम में से माइनस नहीं करना, ये बात याद रखें। अगर आपने इनकम में से माइनस कर दिया तो हो सकता है वो आपको फेल कर दे। एंड टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल फोन वाज 5,000, zakat deducted by the bank 30,000 and zakat paid to the corona patient ₹50,000। ये जक़ात जो बैंक ने काटी है, इट मस्ट बी पेड अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो इसका ट्रीटमेंट होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जक़ात आप बैंक को पे कर दें, बैंक काट ले, या किसी ऐसे इदारे को पे करें जो जो अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस ले रहा है, वो जायज़ है। अदरवाइज बाकी जो जक़ात है उसका स्वाब मिलेगा, टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलें जी, अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन मैं साइड पे करूंगा, फिगर आपने मुझे बताते जाना है, उसको फिर इंशाल्लाह वो हम सॉल्व करते जाएंगे। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पर्सनल प्रोफाइल, बंदे का प्रोफाइल लिखना है। उसका नाम क्या है जी, मिस्टर ए, रेजिडेंट। इस क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ था रेजिडेंट? जी, कोई बता सकता है? सर नाम बताया गया तो अज्यूम करना होता है। हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? हसन सर। क्या बात है, हसन, बड़ा खूबसूरत नाम है हसन। टैक्स ईयर 2000 अज्यूम करते हैं अपना ही, हमारा ये पहला काम आपने एग्जाम में करना है न्यूमेरिकल के ऊपर, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगर एओपी होगी तो यहाँ एओपी लिख देंगे आप। अच्छा जी, उसके बाद हमारा पहला हेड ऑफ इनकम आ गया सैलरी का, क्योंकि सैलरी गिवन थी। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर बेहतर ये है कि आप एक हेडिंग दें जो एग्जामिनर भी देता है, वो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। देखें, मैं समझाने के लिए ये कलर इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यू आर नॉट अलाउड टू यूज कलर्स इन द एग्जाम, व्हाट आई थिंक सो। पहली हेडिंग होगी जी हमारी सैलरी की, और सैलरी में पहली चीज क्या है, बेसिक सैलरी। कितनी है जी ये? 30,000। हाँ जी, नहीं सॉरी, 3 लाख है सर। पर मंथ यस सर, पर मंथ। 300,000, ठीक हो गया जी। अच्छा, एग्जाम में आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ऐसे के लिख सकते हैं आप, थाउजेंड्स में फिगर लिख सकते हैं, मेन में नहीं करनी। इनटू कुछ नहीं बताया गया तो क्या करना है, 12 लेना आपने, ₹300,000।
उसके बाद क्या है जी, मेडिकल अलाउंस 20,000 30,000 20,000 20 240,000। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी है। अब आप यहाँ लिखेंगे मेडिकल फैसिलिटी, और यहाँ लिख देंगे एग्जेम्प्ट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आजकल एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड एग्जेम्पशंस, यानी जिस फिगर को अब मैंने आपको चीज बताई आपने वो उसको यूज नहीं किया उसको भी शो करें, इसलिए मैंने मेडिकल फैसिलिटी को लिख दिया यहाँ पर। अच्छा जी, और इसके बाद क्या था बेटा? मेरे पास वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। सर हाउस रेंट अलाउंस अकोमोडेशन थी सर। अकोमोडेशन थी, शाबाश। इसके बाद थी उसकी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का रूल क्या है कि उसको उस घर का या तो हमें रेंट गिवन हो या उसके ऑल्टरनेट हमें फेयर मार्केट वैल्यू गिवन हो या हाउस रेंट अलाउंस हो। तो इसमें उसका अलाउंस दिया हुआ है, वो कितना था जी घर का? 30,000 30,000 30,000। और पूरे साल के लिए घर दिया था या कोई डेट बताई हुई है क्वेश्चन में? पर मंथ पूरे साल के लिए। हाँ जी, तो कितना आ गया? 360,000 और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी 1620,000 विच एवर इज हायर। तो हम इसमें लेंगे 1620। अकोमोडेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या थे जी? कार का क्या जी रूल है? सर। 5% ऑफ 1 मिलियन। कोई गाड़ी का टाइम बताया गया कब गाड़ी दी थी? नहीं बताया। नहीं तो पूरे नहीं साल सर। के लिए कंसीडर करेंगे उसे, तो 50,000 आ गया जी। 50,000 3 साल पहले लीज करवाई थी। हाँ जी, तो वही वैल्यू लेनी है, आज की वैल्यू नहीं लेनी। तो 50,000 उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, और इसको क्या फैसिलिटी थी? लोन था। जी सर, लोन पर। अच्छा, अब जरा लोन की मैं आपको सेपरेट जरा कैलकुलेशन करके दिखाऊं। देखिए, ये साल है हमारा और उसको जो लोन दिया गया वो दिया गया 1 अक्टूबर को, यानी अगर हम इसको 2020 लें तो ये 19 हो गया। हमारा साल कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई 19 से एंड हो रहा है ये 30 जून 2020 तक। इसको लोन दिया गया 5 मिलियन का। यहाँ पे पहली बात कि ये लोन 1 मिलियन से ज्यादा है, टैक्स ट्रीटमेंट होगा, और कोई इसकी दूसरी एक्सेप्शन भी गिवन नहीं है, इसका मतलब हम इसको कंसीडर करेंगे। पहली बात 5 मिलियन। जनवरी में जाके उसको क्या कहा गया कि उसको 1 मिलियन का बोनस इशू किया गया। उसने कहा छोड़ दें, मेरा इसमें से एडजस्ट कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 5 मिलियन का जो लोन है ये 3 मंथ तक आउटस्टैंडिंग रहा। पहली बात। अच्छा, यहां से यहां तक कितना लोन हो गया? 4 मिलियन। इसका मतलब जो 4 मिलियन का लोन है वो 6 मंथ के लिए था। यू गॉट द पॉइंट? ये यस उसने सर। उसको यहाँ पर यूज किया। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो ऐसे ही करेंगे। पहले हम इसका 5 मिलियन का लोन लेंगे, राइट, इंटू 10% इंटू 3/12। उसके बाद करेंगे 4 मिलियन इंटू 10% इंटू 6/12। तो क्या आंसर आएगा जी मेरा बेटा? 2 मिलियन 1,25,000 2 मिलियन पहला यार पहला कितना आया है? 1,25,000 पहला सर।
1,25,000 पहला और दूसरा 2 लाख। 2 लाख रुपया। ठीक है जी, तो टोटल कितना हो गया? 3,25,000 रुपया। ये हमने लोन की कर दी। फिर एक और चीज उसको कही गई थी, उसको बोनस दिया गया था। उसने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे लोन में से एडजस्ट कर लें, तो इसको कहेंगे अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन। तो 1 मिलियन उसकी सैलरी में ये भी ऐड होगा। ठीक हो गया। सैलरी में कोई और चीज तो नहीं बची, देख लें। बेसिक सैलरी कर ली, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन हो गई, कार हो गई, लोन हो गया और बोनस हो गया। बाकी तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं। ये कंडीशन आ गई। अब देखते हैं कि इसकी सैलरी यहाँ हम टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद हम बताएंगे कि इसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी है। टैक्सेबल सैलरी 36 लाख प्लस 240 प्लस 1620 प्लस 50 6835000 6835000 जी, 6835000। ठीक हो गया मेरा बेटा? ये बोनस ऐड क्यों किया इसमें? बोनस उसे दिया है ना उन्होंने, जनवरी में बोनस भी तो मिला है ना उसे। कि उसने तो कंपनी ने एडजस्ट करवा दिया था। मुझे भाई वो मुझे ही मिला ना, मैंने लोन नहीं देना था कंपनी का। देखे ना, कंपनी ने कहा जी 10 लाख रुपया ले जाए, मैं ले जाता। मैंने कहा नहीं जी, वो लोन में से माइनस कर ले। तो हमने सेक्शन 69 में क्या पढ़ा था? एक्चुअली रिसीव्ड और अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन या मेड अवेलेबल। ये तीनों पढ़ी थी ना उसकी डेफिनेशन में। जी सर। तो ये अप्लाई हुआ ना उसके बिहाफ के ऊपर। उसने किसी का 50 लाख देना था, उसने कहा जी मेरा 10 लाख रुपए उसमें से माइनस करवा दें, उनको दे दें। उन्होंने दे दिया, तो ये मुझे ही मिला है ना एक्चुअली। ओके, ठीक है सर जी। ये आ गई जी सैलरी। अब आ गया बिजनेस। अब बिजनेस की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा हेड ऑफ इनकम है वो है बिजनेस। उसने कहा जी बिजनेस की जो टैक्सेबल इनकम है वो है 25 लाख। और हमें ये नहीं बताया गया कि जनाब यानी इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने के बाद उसने हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अब दूसरी बात ये है कि उसने ये लोन जो है इस बिजनेस में इस्तेमाल किया है, वो कितना किया उसने? 3 मिलियन का। कितना किया? 3 मिलियन का। अब उसके पास लोन कितना था? 5 मिलियन का। उसके बाद क्या हुआ? 4 मिलियन का। ठीक है, उसने जो टोटल इंटरेस्ट पे किया है वो कितना है? अब जरा सुनिएगा, 3,25,000। ऐसे ही है। इस लोन में से उसने 2 मिलियन जो था वो यूज कर लिया, किसमें? बिजनेस में। अंडरस्टैंड? अब हमने क्या करना है, देखिएगा। पहली स्लॉट जो थी हमारी 5 मिलियन की, ठीक है, इसका इंटरेस्ट कितना बना था देखिएगा, 3 मंथ इंटू 10%। ये 1,25,000 आया ना इसका आंसर, 1,25,000। और फिर 4 मिलियन का हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2 लाख रुपया। अच्छा, अब मैं सिंपल आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की कैलकुलेशन करवाने लगा हूं। इसका टैक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। देखें, अगर मैं किसी से 5 मिलियन का लोन लूं, उसका मुझे इंटरेस्ट ये पड़े, तो 2 मिलियन का कितना होगा? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/5 के साथ। ऐसे ही है। अगर मैं किसी से 4 मिलियन का लोन लूं और उसमें से उसका इंटरेस्ट ये हो,
और उसमें से 2 मिलियन मैं बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इंटू 2/5 मैं इसे कर दूंगा। तो क्या होगा, 125 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 50,000, तो 50,000। और 80,000, फिर सॉरी, ये 2/5 नहीं, ये 2/4 आना था, 2/4, 2 मिलियन 1 लाख, राइट, और इसका आ जाएगा 1 लाख रुपया। ठीक, तो 1,50,000 जो है ये मेरा एक्सपेंस है, यानी टोटल मेरी जो इनकम डिक्लेयर हो रही है वो हो रही है 3,25,000। तो 3,25,000 मेरी इनकम चली गई सैलरी में, उसका जितना पोर्शन मैंने बिजनेस में यूज कर लिया वो मुझे इंटरेस्ट मिल गया। तो इसकी मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो है वो मैं शो करूंगा बिजनेस के लिए। ठीक है, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था जी, 5 मिलियन इंटू 10% इंटू 3/12 इंटू 2/5, 50,000 लेस हो जाएगा। उसके बाद था मेरे पास 4 मिलियन इंटू 10% इंटू 6/12 इंटू 2/4, 100,000। ये भी मैं इसमें से माइनस करूंगा, तो 25 लाख में से जो 150 माइनस हो जाएगा जी मेरे पास, तो आ जाएगा 2350। मेरी बिजनेस इनकम जो आ जाएगी वो आएगी 2350,000। इसके अलावा कोई और हमारी इनकम है नहीं, तो प्लस कर देंगे 6835, तो ये आ जाएगी हमारी टोटल इनकम। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, 9185। जी बेटा बताएं। सर जो लोन हम किया हमें उसका एक्सपेंस नहीं ला होगा? ये एक्सपेंस ही मैंने लिया है ना, आप देखें ना, ये टैक्सेबल इनकम में से माइनस नहीं किया मैंने। फिर कल हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपने, जैसे हमने बिजनेस में अभी 2 मिलियन यूज किया तो उसको अलहदा लिया और इंटरेस्ट को अलहदा लिया। बेटा ऐसे ही किया ना, देखें इधर देखें, पहले लोन में, पहले सैलरी में देखें। सैलरी में हमने 5 मिलियन यूज किया, मैंने उसको डायरेक्ट जो है वो उसका अमाउंट इधर ऐड कर दी, लेकिन यहाँ जो अमाउंट यूज हुई है वो सिर्फ 2 मिलियन हुई है, तो मैंने उसका उतना हिस्सा मैंने इधर डाल दिया। ये देखें, ये 150,000। ठीक है, ठीक है ना यस सर। जी। अच्छा एक चीज, ये क्वेश्चन हो सकता है कि किसी का भी मेरे साथ टैली ना हो, और हो सकता है कि आपका आंसर एग्जाम में भी एग्जामिनर से टैली ना हो, और इसके 90% चांस है कि आप पास हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, इसके 90% चांस है कि आप पास हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि एग्जामिनर कहता है कि ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस आर एक्सेप्टेबल, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस आर एक्सेप्टेबल, लेकिन वो ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि आप टोटल इनकम में से एडवांस टैक्स को माइनस कर दें। दिस इज नॉट ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, दिस इज ब्लंडर, राइट। वो इंडिया का एक गाना था ना, तो पंगा नाल है मेरे नाल, तो ये पंगा होता है एग्जामिनर के साथ, अंडरस्टैंड। एक पंगा होटल भी है, जीटी रोड पे बना हुआ है, तो ये ब्लंडर होगा फिर अगर आपने, देखें एग्जाम के अंदर अगर आपने टैक्स की चीजें इनकम में से माइनस कर दी और इनकम की चीज टैक्स में से जाके माइनस कर दी। आई कैप में मैं एक दफा रिवीजन करवा रहा था, अब क्या माहौल है कि जनाब वो मूवी बन रही है और आप जनाब एक खिताब कर रहे हैं, एक पूरे लोगों का हजूम है वहां पर बैठा हुआ,
एक स्टूडेंट कहता सर ये क्या कहानियां सुना रहे हैं, मैं पता नहीं कितनी दफा पेपर दे चुका हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, और आप कहते हैं कि ये मसला ही कोई नहीं है। मैंने कहा यार जरा जो ब्रेक में मेरे से मिलना, वो मेरे से मिला तो मैंने एक चीज पूछी, उसे मैंने क्वेश्चन दिखाया, मैं कहा ये इसका क्या करोगे? तो वो शहजादा जो था ज़कात को टैक्स में से माइनस करता था। मैंने कहा ये ज़कात को टैक्स में से क्यों माइनस करते हो? कहता सर देखें ज़कात हो गई, ये भी तो गवर्नमेंट हमसे जबरी कर रही है ना, टैक्स भी ले रही है, तो ये तो माइनस होना चाहिए। मैंने कहा शाबाश। तो फिर उसको एक चीज समझाई, मैंने कहा बेटा अगर ये हरकत तुम सारी उम्र नहीं छोड़ोगे ना, मिक्सिंग करना नहीं छोड़ोगे, देखें एक बड़ी आसान सी बात है जो हर दिमाग में आ सकती है, खाना बने और उस खाने में सालन के अंदर नमक मिर्च का कम ज्यादा हो जाना बर्दाश्त के काबिल होता है कि नहीं? फिरनी बने, उसके अंदर भी मिठास का कम ज्यादा होना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बदतमीजी होगी कि फिरनी के अंदर आप मिर्चें डाल दें और चीनी जो है वो, शुगर जो है वो सालन में डाल दें, उसको कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तो कहेंगे सर क्या हो गया, और फिरनी में थोड़ी सी मिर्चें ही पड़ गई हैं ना, तो मिर्चें खाई नहीं आपने अभी, थोड़ी सी इधर भी पड़ गई हैं तो क्या हुआ? तो जाहिर बात है फिर जो उसका हाल करेगा उसी को पता होगा कि उसने क्या बात की है। बिल्कुल ऐसे ही ये समझ लें कि इनकम की चीज को इनकम में से माइनस करना, टैक्स की चीज को टैक्स में से माइनस करना। ले जी, तो बाद में जो असल कर रहा था कि भाई क्वेश्चन का करना जरूरी है, सही करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन के एंड तक पहुंचना वो जरूरी है। टोटल इनकम, अब इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पे ये सर जी जी पूछें। सर ये बिजनेस इनकम के कैटेगरी में ये असम्पशन ले सकते हैं कि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो करके उसने तब हमें टैक्सेबल इनकम प्रोवाइड की, क्योंकि उसने वर्ड टैक्सेबल इनकम कहा। उसने कहा ना टैक्सेबल इनकम है, उसने कही, जी उसने सर, बताया कि टैक्सेबल। ऊपर वाली अमाउंट उसने नहीं, उसने बताया है कि ये टैक्सेबल इनकम है जो उसने कैलकुलेट की हुई है, जी सर। राइट, उसके मुताबिक है। उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने जो लोन की अमाउंट है प्रॉपर इसमें की हुई है। आप चाहे तो एग्जाम में अजम्पशन लिख सकते हैं कि इट इज अज्यूम दैट द इंटरेस्ट पेड ऑन दैट अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड ओवर हियर। ये एडिशनली आप पॉइंट नीचे लिख सकते हैं। राइट सर। ठीक, अच्छा जी, एक उसने ज़कात दी जो बैंक ने काटी, और एक ज़कात कौन सी थी? टू रिलेटिव्स। ये कितनी अमाउंट थी बेटा, जरा बताइएगा? बैंक ने कितनी डिडक्ट की है उसकी ज़कात? 30,000 सर बैंक। 30,000। आपने नहीं लिखी है, तो ये हमारी आ गई टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जरा नोट कीजिएगा एक चीज, मैंने रुपीज लिखे इसके ऊपर, ये इंप्रेशन है, ये इंप्रेशन है। जैसे आप लोग अच्छे कपड़े पहनते हो ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो ये समझ लो कि ये भी इंप्रेशन है। दूसरी चीज देखें, सैलरी के साथ मैंने सिंगल लाइन लगाई, डबल लाइन नहीं लगाई, इसको कहते हैं सब टोटल। आगे चलें, बिजनेस इनकम के साथ भी मैंने सिंगल लाइन लगाई, ये भी सब टोटल था। ज़कात ये पैरेंथेसिस में है, ये जो दोनों लगी है ना, ये नेगेटिव अमाउंट को ऐसे लिखना है, और दूसरा जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके साथ आप देख रहे हैं मैंने नीचे डबल लाइन लगाई है, यानी ये ग्रैंड टोटल है। अब क्या आंसर आ गया? 9185 माइनस 30, तो इट इज 9155,000। और आप देखें थ्रू आउट मैं कॉमा लगा रहा हूं हर तीन के बाद, 38954342981140, इसके बाद हर तीन के बाद कॉमा, हर तीन के बाद कॉमा, हर तीन के बाद कॉमा, ये पेपर में रखना है। और दूसरी बात, आपने ये देखें 9185,000, ये जीरो प्लीज खुदा का वास्ता है, ये जीरो
इसका साइज ठीक रखना है। पता नहीं स्टूडेंट को क्या इसके साथ जो है ना कुछ दुश्मनी है कि इसको वो 0 0 छोटा ही लिखते हैं। समझ आ गई है? तो इसका ख्याल रखना है। लें जी, टैक्सेबल इनकम तक आ गए, आगे चलें। अब क्या करना है इसकी टैक्सेशन? जी जी बेटा, चलें जी। अब चलते हैं इसकी टैक्सेशन के ऊपर कि टैक्सेशन कैसे होगी। टैक्सेशन ये लिखेंगे आप एग्जाम में, पेज के जहां भी आप लिखना चाहते हैं पेपर में, टैक्सेशन। अब चूंकि इंडिविजुअल था तो आपको बताना पड़ेगा ये सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड। उसका तरीकेकार क्या है? टैक्सेबल सैलरी को टोटल टैक्सेबल इनकम पर डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। किसके ऊपर? कैलकुलेटर के ऊपर। ये देखें 683500 और 915500 इंटू 100। ठीक, तो 6835 डिवाइडेड बाय 9155 इंटू 100, तो मेरे पास आंसर आ गया जी 74.65। तो ये क्या है? नॉन सैलरीड। अगर ये आंसर आपका 75% से बढ़ जाए, बेशक ये 75.0001 ही क्यों ना हो, तो ये क्या होगा? सैलरीड होगा। और अगर ये एग्जैक्ट आंसर 75% होगा तो ये कौन होगा? नॉन सैलरीड। यानी एक ही चीज आपने याद रखनी है, इफ टैक्सेबल सैलरी exceeds 75% of the total taxable income, then that individual is a non salaried person। तो चूंकि हमारे आंसर में वो बढ़ा ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको नॉन सैलरीड कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया? अब नॉन सैलरीड के रेट्स निकालें। किताबें मिल गई बेटा आप लोगों को? सबने परचेज कर ली है? यस सर। हाँ? सर कर ली आपने, माशाल्लाह। अच्छा, टैक्सेशन, टैक्सेबल इनकम कितनी है हमारी बेटा? देखिएगा 9155। टेबल में देखते हैं नॉन सैलरीड के रेट्स, तो 91 ये आखिरी स्लैब में फॉल कर रहा है। और आखिरी स्लैब में क्या लिखा हुआ है? 12200000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखना है? ऑफ द अमाउंट टैक्सेबल इनकम यहां लिखनी है, एक्सीडिंग 6 मिलियन। आप देखते हैं जी 9155 माइनस 6 मिलियन इंटू 0.35, 11 लाख प्लस 12200, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 2324250। उसने क्या मांगा? टैक्स पेएबल। इसमें से हम क्या करेंगे? लेस विद होल्डिंग टैक्स। किस किस पे कटा हुआ है जी? सैलरी पे, और दूसरा सेल फोन पे। सैलरी पे कितना मेरा बेटा? 1 लाख। 1 लाख रुपया। या आप डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं, 1 लाख इधर ही बेशक लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन लिखे ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस होना है। और सेल फोन 5000। इसमें से 5000। तो इसको कहेंगे टैक्स पेएबल। तो 2219250। यहाँ एक मैं पॉइंट क्लियर करूं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मुझे मैं भूल जाऊंगा फिर। एक दफा एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी।
तो उससे मुराद ये है, अगर वो कहेगा तो टैक्स लायबिलिटी दिस वन। अच्छा, एग्जामिनर ने जब सजेस्टेड सोल्यूशन दिया तो उसने आंसर में टैक्स लायबिलिटी को ये लिखा हुआ है, हालांकि दिस इज नॉट टैक्स लायबिलिटी। तो आप भी एग्जाम के अंदर अगर टैक्स लायबिलिटी मांगे और एडवांस टैक्स दिया हो तो आपको इजाजत है कि टैक्स पेएबल लिख दें और यहां पर एक नोट लिख दें नीचे, नोट यहां लिखें, द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, द क्वेश्चन requirement was to compute tax liability. However, ICAP suggested solution in an exam computed tax payable was computed। तो ये नोट आपने यहां दे देना है। अब देखें होगा क्या, अगर एग्जामिनर को गुस्सा चढ़े कि यार मैंने तुमसे ये मांगा ही नहीं है, तो तुमने यहां तक क्यों पहुंचे हो, मैंने तो तुमसे ये आंसर मांगा, तुम्हें ये काम करना ही नहीं चाहिए था। तो जब वो नीचे नोट पड़ेगा ना तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा कि भाई ये हमारे आईकैब की वेबसाइट पे कोई पेपर पड़ा हुआ है जिसके अंदर उसने ये हरकत की है, इसलिए। और इससे उसको ये भी पता चलेगा कि इस बच्चे को पता है कि टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेएबल में क्या फर्क है। और दूसरा, ये बच्चा विजिलेंट है, इसने पास पेपर को करने के बाद जो है इसने सोच समझ के जवाब दिया है और उससे आपकी इस बात से वो खुश होगा। लेकिन अगर आपको किसी अजम्पशंस का खुद से नहीं पता तो डू नॉट इंडल्ज योरसेल्फ, ये मेरी बात याद रखनी, फिर कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी। ये चूंकि मैं आपको बता रहा हूं, पिछले सारे पेपर मैंने तकरीबन देखे हुए हैं, अगर किसी जगह आपको जो पूछा गया है आपने उसी का जवाब देना है, खुद से कोई ऐसी फिर हरकत नहीं करनी। ये था जी आज का एक क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया। अब मेरे से आपने कुछ सवाल पूछना तो पहले पूछ लें, फिर आगे चले जी। सर ये शुरू में विद होल्डिंग टैक्स पढ़ाते हुए आपने डिडक्शन ऑफ टैक्स और कलेक्शन ऑफ टैक्स का डिफरेंस बताया था। तो सर इसमें जी आपने जो डिडक्शन ऑफ टैक्स है उसमें आपने टैक्स ऐड करवाया था और कलेक्शन ऑफ टैक्स, सॉरी, डिडक्शन ऑफ टैक्स में माइनस करवाया था, कलेक्शन ऑफ टैक्स में ऐड करवाया था। सर ये जो यहाँ पे हमने सेल्फ का मैंने भी ऐड कभी माइनस। ऐसा नहीं, मैंने बेटा कभी ऐसे नहीं करवाया। डिडक्शन और कलेक्शन एडवांस टैक्स की एक शक्ल है, नथिंग मोर देन दैट। डिडक्शन और कलेक्शन जो है ये आपको सैलरी मिली, टैक्स कट गया, ये भी टैक्स गवर्नमेंट को पहुंच गया। आपने बिल जमा करवाया, उसके साथ आपने टैक्स जमा करवा दिया, ये भी एक टैक्स की शक्ल है, ये भी एफबीआर को पहुंच चुका हुआ है, ये एडवांस टैक्स है दोनों ही, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर कोई काम ऐसा मैंने कोई कहीं आपको कोई उसमें कोई गलत फहमी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा कि ये क्या है वहां पे, जी सर वो कलेक्शन हो या डिडक्शन हो, ये दोनों एडवांस टैक्स हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, जी ये लोन वालेकुम वाला थोड़ा सलाम। काइंड रिपीट कर दें, मैं किसी इशू की वजह से अभी ज्वाइन कर सका हूँ क्लास को। वो बेटा मेरे से ना व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर ले लें, ठीक है, फिर मैं क्योंकि बाकी सारी क्लास का ना वो उसमें हर्ज होगा, आप ले लें, मैं आपको इंडिविजुअल गाइड कर दूंगा, सोल्यूशन इसका नोट कर लें आप, ओके सर। यानी इसका प्रिंट स्क्रीन ले लें, वो मैं बाद में आपको कर दूंगा। जी मेरा बेटा, और कोई क्वेश्चन? इट्स क्लियर जी, ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। चलें, इसके बाद सैलरी के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस अवेलेबल है,
ठीक, जरा एक नजर उनको देख लें एग्जाम्पशंस को, फिर हम आगे चलते हैं कि कहां कहां सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। ये है जी हमारे पास एग्जेम्पशंस, लेकिन इसमें पहले हम एक आसान सी चीज पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। ये दिस वन, वो कहते हैं जी सर्टन परक्विजिट्स विदाउट मार्जिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, क्लॉज 53A ऑफ द सेकंड शेड्यूल। ये सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई है। कहता है जी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पर्क्स, पर्क समझते हैं ना जो बेनिफिट्स को कहते हैं, रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्ट। कब, सुनिएगा, फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड provided by the hotels and restaurants to its employees during the duty hour। आप जॉब पे हैं, एक होटल में या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बूफे जो है उसका रेट है 2000, ठीक है, पर पर्सन। ठीक है, अफ्तारी का टाइम हो गया तो वो आपको भी कहते हैं कि सर जितने दिन आप इधर हैं आप यहीं से अफ्तारी करेंगे, जैसे दूसरे लोग करते हैं आप भी अफ्तारी करते हैं और आपके ड्यूटी आवर के दौरान है। समझ आ गई? अब आपने पूरा महीना खाना खाया वहां से इंटू 30 तो आपको कितना बेनिफिट मिला? 60,000 का। ये आपका पर्सनल बेनिफिट है। लॉ कहता है ये एग्जेम्प्ट है। क्या है? एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि आप होटल के एम्प्लॉई हैं। अच्छा, अगर आप कैब्स में काम कर रहे हैं और कैब्स वाले आपको कहते हैं कि सर आप जो है इमरान साहब आप पढ़ा रहे होते हैं, अफ्तारी का टाइम हो गया, ये जो जौज मैरिज हॉल है ना, ये बुफे लगाते हैं, आप बुफे में जाएं और डेली आप खाना खा लिया करें, हम इसकी पेमेंट कर देंगे। तो याद रखें ये 60,000 रुपया फिर मेरे लिए टोटली टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये बेनिफिट सिर्फ होटल के और रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज को है और किसी को नहीं है। कोई भी इदारा अपने उनको फ्री कोई ऐसी बाहर से सर्विसेज दे। हाँ, एक चीज सोचिए, सुनिएगा, अगर ड्यूटी आवर में रिफ्रेशमेंट दी जाए किसी भी एम्प्लॉय को, रिफ्रेशमेंट दी जाए किसी भी एम्प्लॉय को, अच्छा प्लस लंच भी है इसमें, लेकिन लॉ ने लंच को नहीं कहा, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगता किसी भी एम्प्लॉय को ड्यूटी आवर में, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक केस की मैंने बात की कि जहां पर कि सब एम्प्लॉयज को नहीं खाना दिया जा रहा, जैसे मैं कैब्स की बात करता हूँ, सबको नहीं दिया जा रहा, किसी एक टीचर को स्पेसिफिकली दिया जा रहा है। एक चीज है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे पेल में अगर आप ऑडिट करने जाए, अल्लाह खैर करे, तो आप देखेंगे कि पेल में हर बंदे को खाना मिलता है सब्सिडाइज, बहुत सस्ता खाना मिलता है, सबको फ्री मिलता है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, और ये पेपर में बात आ चुकी हुई है। उसके बाद है जी फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन। तो पहले किसके ऊपर है? होटल्स के एम्प्लॉयज के ऊपर। दूसरी, एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉय के बच्चों को अगर फ्री एजुकेशन देगा तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूं, बीकन हाउस अपने तमाम एम्प्लॉयज के बच्चों को फ्री एजुकेशन देता थ्रू आउट, बचपन से लेके यूनिवर्सिटी तक, तो वो अच्छी खासी फी है। वो महीने का मेरा ख्याल है अगर आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हो तो 40,000 तकरीबन बन जाता है वो सारा मिल मिला के। तो वो बेनिफिट तो है, लेकिन वो आपकी सैलरी में टैक्स नहीं होगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन मैं कैब्स में पढ़ा रहा हूँ तो कैब्स वाले ये कहें कि सर आप अपने बच्चों को बीकन हाउस शॉय फास में कहीं पढ़ाएं, फीस हम दे दिया करेंगे, दैट इज टोटली टैक्सेबल, क्योंकि मैं, वो इदारा मुझे बेनिफिट नहीं दे रहा, मैं किसी और इदारे से बेनिफिट ले रहा हूँ। हाँ, ये है कि कैब्स वाले मेरे बच्चों को सीए की एजुकेशन दें फ्री या सब्सिडाइज, उस पर टैक्स नहीं होगा।
वो एग्जाम्प्ट होगी। तो इस चीज को लाजमी आपने देखना है कि वो एम्प्लॉय जो है वो क्या उसी का है या नहीं। तीसरी चीज, मेडिकल ट्रीटमेंट बाय हॉस्पिटल और क्लिनिक टू इट्स एम्प्लॉइज, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद है हमने पढ़ा था कि मेडिकल फैसिलिटी अंडर दी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली टैक्सेबल, पढ़ा था ना। लेकिन ये रूल हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज के लिए नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज को जो भी बेनिफिट जो हॉस्पिटल अपने एम्प्लॉइज को जो मेडिकल फैसिलिटीज देगा, दीज आर टोटली एग्जेम्प्ट वेदर प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि सेकंड शेड्यूल ने उसको कैटेगोरिकली एग्जेम्प्ट कर दिया हुआ है। ये बात समझ आ गई बेटा आपको? इट्स ओके जी। तो कितनी चीजें हैं, इसके अलावा कोई नहीं है पाकिस्तान में जिनको वो एग्जाम्प्ट की जाती हैं। मैं आप इसकी एग्जांपल आपको पहले करवा दूं। देखिए, ही का लफ्ज आपने याद रखना है। ही मीन हॉस्पिटल, ही मीन होटल्स और ई मीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो तीन इदारे ये अपनी ही सर्विसेज, यानी हॉस्पिटल वाले मेडिकल ट्रीटमेंट, होटल्स वाले फूड और एजुकेशन वाले एजुकेशन, अगर अपने एम्प्लॉयज को देंगे तो उन एम्प्लॉयज के लिए एग्जाम्प्ट होगा। अच्छा, एग्जाम में उसने क्या खींचा मारा, उसने कहा कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जैसे डेवो वाले हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को फ्री टिकट्स देते हैं। ठीक, अपने एम्प्लॉयज को फ्री टिकट्स देते हैं, तो क्या ये टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है? दीज आर टोटली टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि लॉ ने सिर्फ तीन इदारों को ये कहा है कि इनके एम्प्लॉयज को इन्हीं की सर्विसेज अगर दी जाएंगी फ्री या सब्सिडाइज, उस पर टैक्स नहीं होगा। क्यों जी? इस ओके? सर ये था जी मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जी। चलें जी, आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगली डायमेंशन स्टार्ट हो रही है ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी जबरदस्त और बहुत ज्यादा ये एग्जाम में टेस्ट हुई हुई है। ठीक, वो क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या है वो? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये बड़ी तवज्जो से आपने मेरी बात सुननी है। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं लगा, मैं सिर्फ बताने लगा हूं कि इस होता क्या है। देखें, एक एम्प्लॉई है, उसने एक कंपनी को ज्वाइन किया, करता गया 20 साल बाद वो रिटायर हो गया। उसकी रिटायरमेंट हो गई यहाँ पे जाके। तो कंपनी ने उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, वो उनको हम डिस्कस करेंगे। बस यही समझे रिटायरमेंट, जैसे आम लोग देसी लोग नहीं कहते, कहते जी मैं रिटायर हुआ तो मुझे रिटायरमेंट मिली है, बस इतनी बात। अच्छा, अब एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जाके 50 लाख रुपया देना है, अगर वो इसको पहले से प्लान ना करे, ये ऐसे समझ लें कि जैसे मैच्योरिटी के ऊपर किसी साहब ने हमारे मुआशरे के अंदर अपनी बेटी की शादी करनी है, और अगर वो प्लान ना करे और एकदम से
उसको कहा जाए कि जनाब अब इस साल आपकी बेटी की शादी है और 50-60 लाख रुपया 70 लाख रुपया आपको चाहिए, क्योंकि आप माशाल्लाह बेटी के बाप हैं और मुसलमान मुआशरे में हैं, तो लिहाजा अब तो आपको ये पेनल्टी जो है वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो कोरोना आया है, बहरहाल आप जो भी है, लेकिन ये तो आपको काम करना पड़ेगा। तो वो बेचारा परेशान होगा ना। तो लोग क्या करते हैं कि थोड़े 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 पैसे पहले ही इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसी का कसूर है ना कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है, उसने दुआएं कर करके बेटी ली थी, इसलिए अब उसको भुगतना भी पड़ेगा सारी उम्र जो है। फिर उसको अपने वो जो होते हैं, वो जो साग होता है उनके साथ भी जनाब उनको उनकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, उनके जनाब उनको गाड़ियां भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि वो बेटी का बाप है, दामाद की और बाकी सारों की। और वो ये सारी चीजें तो माशाल्लाह, क्योंकि मुसलमान है, तो मुसलमान होने के नाते तो हमें तो पता ही नहीं है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी कैसे गुजारी है। एनी हो, बड़ा तकलीफ देह टॉपिक है ये, जब भी मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। तो इसी तरह जब एम्प्लॉई रिटायर होता है ना, तो वो समझ लें कि उसकी क्या हो जाती है, शादी। एम्प्लॉई क्या होते हैं, कंपनी के बेटियां होती हैं, तो उसकी हो जाती है शादी। अब वो क्या करता है, इसको बचने के लिए एम्प्लॉई हर साल, लेट्स सपोज कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह 20 साल तक वो एम्प्लॉई रहा। जिस दिन ये एम्प्लॉई ज्वाइन करता है ना, एक होता है एक्चुरियन, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं, वो कंपनी इन एक्चुरियंस को कॉल करती है, उनको कहते हैं कि भाई इस एम्प्लॉई का मुझे बताओ कि मैं कितने पैसे अलग करता रहूं ताकि उस वक्त 50 लाख हो जाए तो मैं इसको दे दूं। तो ये एक्चुरियन जो होते हैं ना, पंजाब यूनिवर्सिटी एक डिग्री भी इशू करती है एक्चुरियल्स की, तो ये वैल्यूएशन करते हैं, एम्प्लॉय की लाइफ को एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी देर जिंदा रहेगा, ये कितनी देर जॉब करेगा, इसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो पूरे फॉर्मूले के साथ उसकी एक अमाउंट बताते हैं, जी आप हर साल इतनी अमाउंट सेट असाइड कर लें। अच्छा, एम्प्लॉयर दो काम करता है, अब सुनिएगा, एम्प्लॉयर क्या करता है, दो काम करता है। नंबर 1, वो क्या करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ प्रोविजन क्रिएट करता है। इसकी प्रोविजन समझते हैं ना भाई, प्रोविजन का पता है ना, कि जैसे बैड डेट्स की प्रोविजन आप क्रिएट करते हैं, आप कहते हैं जी 5% अलाउंस क्रिएट कर लें कि यार अगले साल ये जो आज हमने सेल की है इसके बैड डेट्स होने वाले हैं, आउटफ्लो होगा। इसी तरह वो इसकी एक प्रोविजन क्रिएट करता है, लेकिन फिजिकली पैसे नहीं डालता। ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना है आपने, फिजिकली हर साल पैसे नहीं डालता, बल्कि उसकी एक प्रोविजन क्रिएट कर लेता है वो, कि उस अमाउंट की जो भी अमाउंट है व्हाट्सएवर, और प्रॉफिट में से ये अलग अकाउंट बन रहा होता है उसका। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी समझ लें, प्रोविजन फॉर फंड समझ लें, सुपर एनुएशन फंड, वो प्रोविजन क्रिएट करता है। अच्छा, ये प्रोविजन क्रिएट वो करता जाता है, ठीक है, हर साल। ये मैं आपको अकाउंट बना के दिखाता हूँ, शायद मैं अकाउंटिंग पढ़ाने में आपको कामयाब हो जाऊँ। मसलन फर्ज करें कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 100 था, इस साल भी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से वो फर्ज करें उसने 50 ले लिए, तो इस साल कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले गए जिनको 10 रुपए देने थे, मिस्टर ए छोड़ के चला गया, तो वो यहाँ से 10 रुपए देंगे, ठीक। तो इस साल क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, ये 150, ठीक है जी। तो ये भी 150 हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 140। सही बता रहा हूँ भाई, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, 140। एक्चुरियन ने कहा कि जी इसमें से 100 रुपीज आप और ऐड कर लें, कर लिए, कितने हो गए, 240 टोटल। इस साल मिस्टर एक्स छोड़ के चले गए, उसको 20 रुपए देने पड़े, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 220। ये इसको कहते हैं प्रोविजन क्रिएट करना, कि आप प्रोविजन क्रिएट करते जाएं और उसमें से जो जो एम्प्लॉय छोड़ के जाता जाए उसको उसकी पेमेंट करते जाए। ये बात समझ आ गई है? ये पेमेंट कौन करती है, यानी जो प्रोविजन होती है
ये कंपनी खुद एम्प्लॉय को पे करती है। ये सबको पॉइंट क्लियर है भाई? ये सबको Yes, पॉइंट sir. क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. एक दूसरी चीज मैं आपको बताने लगा हूं, सुनिएगा। वो क्या है? वो ये है कि कंपनी सरदर्दी नहीं लेती, वो एक ट्रस्ट बनाती है, एक अलग से बॉडी बना लेती है। जैसे प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड, ठीक, एक अलग से बॉडी बनती है, जैसे कंपनी होती है। मसलन जैसे पैकेजेस लिमिटेड है ना, तो एक है पैकेजेस प्रोविडेंट फंड, ये अलग इदारा है। तो पैकेजेस लिमिटेड का सेपरेट ऑडिट होगा, इसका अलग से ऑडिट होगा। तो एम्प्लॉयर क्या करता है कि यहाँ पर फिजिकली वो जो पैसे उसको कहे जाते हैं ना, वो हर एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसे डाल देता है। वो ट्रस्ट क्या करता है कि वो ट्रस्ट वो पैसा किसमें डाल देता है? बैंक के अंदर, ठीक। और बैंक उसके ऊपर क्या देता है? इंटरेस्ट। जब ये एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है ना, तो ये कंपनी के पास नहीं जाता। कंपनी कहती भाईजान मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तेरे सारे पैसे इस ट्रस्ट में है। तो ये एम्प्लॉय किसको अप्रोच करेगा? ट्रस्ट को। ये ट्रस्ट इसके पैसे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, वो सारी अमाउंट इसको देने का पाबंद होता है। दोनों में फर्क समझ आइए आपको? यस सर। वो मेरे लाल समझ आइए कि प्रोविजन के केस में कंपनी ही एम्प्लॉय को पैसे देती है। और जब फंड का वर्ड यूज किया जाएगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ट्रस्ट बना हुआ है। जब लफ्ज यूज किया जाएगा ना ग्रेचुटी स्कीम, तो वो प्रोविजन होगी। क्या मैंने कहा? जब वर्ड यूज किया जाएगा ना स्कीम का, तो आप समझ जाएं कि ये प्रोविजन क्रिएट की गई है। और जब वर्ड यूज हो ना फंड का, तो आप समझ लें कि ये ट्रस्ट है। ठीक है। अच्छा, कितनी अमाउंट्स मैंने आपको पढ़ाई हैं? कोई बता सकता है? क्या क्या डायमेंशन मैंने बताई हैं? सुने, एक, जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा तो उस वक्त की पेमेंट ए। अब अगर क्वेश्चन हमारा हमें एग्जाम में बताता है 20वें साल का, आखिरी साल का, और बताता है कि एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया, बड़े ध्यान से सुननी मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही टेक्निकल बात है। अगर एग्जाम में बताए कि मिस्टर एक्स रिटायर हुआ और उसको रिटायरमेंट पे अमाउंट मिली, इसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा। इसको अलग से सीखना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो एम्प्लॉय को पैसे मिलते हैं उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। एक चीज ये। दूसरी चीज सुनिएगा कि अगर फर्ज करें ये उसका रिटायरमेंट का ईयर नहीं है, वो फर्ज करें 6ठे साल में है, 7वें साल में है, 5वें साल में है, तो फिर हो सकता है कि एग्जामिनर आपको बताए कि इस एम्प्लॉय ने 20वें साल जाके रिटायर होना है। उसके लिए आज ही एम्प्लॉयर ने या तो प्रोविजन क्रिएट की है या फंड में पैसे डाले हैं। समझ तो नहीं आई? आगे रिटायरमेंट के लिए आपको दो बातें पेपर में पता होनी चाहिए। क्या ये एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, इसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या अभी रिटायर नहीं हुआ, जब इसने रिटायर्ड होना है उसके अगेंस्ट इसके अकाउंट में कुछ पैसे डाले गए हैं, ये चीज। अच्छा, अगर उसके लिए कोई प्रोविजन क्रिएट की जाए, जो ये सिचुएशन है, ये ए थी, ये बी सिचुएशन,
अगर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे पैसे देने के लिए कोई प्रोविजन क्रिएट की जाए तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एम्प्लॉयर प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तीसरी बात, अगर एम्प्लॉयर किसी फंड में पैसे डाले, ये फिजिकली पैसे डालता है, जिसको कमेटी नहीं बोलते, कमेटी देता है वो, इसका सोचा जाएगा क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। और चौथी चीज, जो उसको रिटायरमेंट के टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, जो फंड ने पैसे, यानी इंटरेस्ट कौन देगा? बैंक, जहां उसने इन्वेस्टमेंट की है, इसका भी टैक्स ट्रीटमेंट होगा। टैक्स ट्रीटमेंट से मुराद या टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। तो रिटायरमेंट में बेटा इसके अलावा पांचवी चीज मेरा ख्याल है कि कोई नहीं है आपके पेपर में। अगर किसी बच्चे को इन चार चीजों की समझ आ गई है ना, वो मार नहीं खाएगा, ना आज के लेवल में, ना इंशाल्लाह फाइनल लेवल में मार खाएंगे। कि एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, उसकी रिटायरमेंट का मुझे बेनिफिट दिया जा रहा है, या ये रिटायरमेंट नहीं, ये साल के दौरान मुझे बताया जा रहा है, उस चीज को सीखना ही असल बात है। 50% समझे सैलरी कंप्लीट हो गई, 50% हमारा ये इशू है, ये वाला। सारी दुनिया जहान की किताबें पढ़ लें, आई कैप की किताबें पढ़ लें, जो मर्जी किताब पढ़ लें, मेरा चैलेंज है कि ये जो चीज आज मैंने आपको करवाई है ना, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी। मेरा चैलेंज है आपको, जाएं, ये जो चीज आज मैंने आपको पढ़ा दी है ना, ये किसी किताब में मौजूद नहीं है मेरा बेटा। इट्स ओके जी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बस आपका काम ये है कि आपने सिर्फ इस चीज को समझना है। इसकी पिक्चर ले लें, इसकी पिक्चर लें, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ठीक। ये जो मैंने सारी कहानी सुनाई, बस मेरे से सवाल नहीं करना, क्योंकि कल इसके ऊपर जूं मैं पढ़ाऊंगा फिर आपने मेरे से सवाल करना है। पूछा मैं सिर्फ आपसे ये करूंगा, यार ये रिटायरमेंट के बेनिफिट है, ये प्रोविजन है, या ये फंड है, क्या है ये? बस आपने उसका मुझे जवाब दिया करना है। टैक्स ट्रीटमेंट मैं बताया करूंगा, यानी ये क्लासिफिकेशन आपने बताया करनी है मुझे, और आगे टैक्स ट्रीटमेंट मैं बताया करूंगा आपको, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह, आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी, जी मेरा बिलाल।